इस नए वीडियो में तुम सब लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने भी पहला एपिसोड नहीं देखा है वो लोग प्लीज पहला एपिसोड देख के आओ, नहीं तो सेकेंड एपिसोड देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। तो फिर ठीक है, अब शुरू करते हैं सेकेंड एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है सियोन के नरेशन के साथ, जहाँ पे वो बोल रहा है कि उसे इस वाले फॉरेस्ट के अंदर कोई भी सिविलाइजेशन नहीं मिला और अभी के लिए ये भेड़िए ही उसकी फैमिली बन चुकी है और अभी के लिए वो अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए उनके हर एक लड़ाई में उनकी मदद करता है। और ऐसे करते हुए 120 साल बीत जाते हैं और अभी के लिए सियोन ही अकेला इंसान है जो इस प्लेनेट में रहता है। हर दिन के जिंदा रहने की लड़ाई में सियोन ने बहुत दोस्त बनाए, बहुत दोस्तों को गवाया भी। और कितने सालों तक मैं यहाँ पे फंसा रहूंगा, मैं तो अभी के लिए डेट तक भूल चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 of years तक तो बीत ही चुके होंगे, तो फिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। इसके बाद हम उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो सियोन से पूछ रहा होता है 500 सालों तक ढूंढने के बाद भी जब तुम्हें कोई सिविलाइजेशन वहाँ पे नहीं मिला, तुम भेड़ियों के राजा तक बन गए, तब तुम आखिर में अर्थ में वापस कैसे आए। इसके रिप्लाई में सियोन बोलता है आई स्टार्टेड ए वॉर विद द गोरिल्ला रेस ओवर मोनलाइट हिल। इसके बाद हमें गोरिल्ला और भेड़ियों के बीच में लड़ाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के लिए सियोन भी आगे बढ़ रहा है अपने डैगर के साथ और वो एक गोरिल्ला के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक लाइट चमकती है। इसके बाद सियोन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है सीधा ही अर्थ में। इसके बाद हमें सीधा ही अर्थ में दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग चल रहे होते हैं, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, लेकिन कैप्टन ये डिवाइस थोड़ी सी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है क्योंकि ये जो डायमेंशनल एनर्जी चार्ट दिखा रही है ये बहुत ज्यादा हाई है। इसके रिप्लाई में कैप्टन बोलता है ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये अभी के अभी पोर्टल मैनेजमेंट टीम को भेजो और वो सोल्जर यही करता है। इसके बाद तभी वहाँ पे रोशनी चमकने लगती है जिसे देखते हुए उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे ही पोर्टल ओपन होने वाला है, तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है कि उस वाले पोर्टल से क्या निकलेगा। और तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से वो सोल्जर और वो कैप्टन दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं और इसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा ही डरने लगते हैं। लेकिन वो लड़की उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है और अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलती है मैं तुम लोग के लिए टाइम निकाल रही हूँ, तुम लोग अभी भाग जाओ। और वो लड़की उस पोर्टल के सामने खड़े होकर सोचने लगती है चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसके बाद उस पोर्टल में से एक चीज निकलती हुई आती है और उसे देख के वो लड़की पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है एक इंसान, और ये इंसान और कोई नहीं सियोन है। इसके बाद सियोन उसी जगह पे बेहोश होकर गिर जाता है और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है और अभी के लिए वो कैप्टन और वो सोल्जर दोनों ही सियोन को देखने के लिए आगे आ रहे होते हैं। और उसी समय में वो लड़की सोचने लगती है अभी जो मैंने फोर्स महसूस किया था वो क्या था। एक हाई टायर के डेंजर में एक मॉन्स्टर के खिलाफ भी मैंने ऐसा प्रेशर कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था और ये जो बंदा है ये किस दुनिया से आया है। इसके बाद हमें सीन चेंज करके हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम्हारा जो टेस्टिमोनी है और तुम्हारा जो मेडिकल एग्जाम है वो सब कुछ यावाकनर ब्यूरो के साथ शेयर कर दिया गया है। देखने में तो तुम बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहे हो, तो तुम्हें कुछ दिनों के बाद ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। इसके बाद सियोन बोलता है वैसे डॉक्टर बॉल्डाई ये मेरा पहली बार था जब मैं किसी इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, वो भी 100 साल के बाद। थैंक्स फॉर हियरिंग आउट माई स्टोरी। इसके रिप्लाई में डॉक्टर बॉल्डाई बोलते हैं तुमने मेरे साथ एक वैल्यूएबल पर्सनल स्टोरी शेयर की है, तो मैं अकेला हूँ जिसे तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत है। तुम एक वॉरियर हो जो 100 सालों के एडवेंचर के बाद फिर से वापस आया है। इसके बाद बॉल्डाई वहाँ से चले जाते हैं और चलते हुए वो सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेशेंट है और उसे उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से और बहुत सारे डिटेल्स के साथ उसे याद है। वो चाहे तो एक सक्सेसफुल नोबलिस्ट भी बन सकता है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सीधा यावाकनर ब्यूरो में दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कैप्टन हमें जो डाटा मिला है क्या वो सही है, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा। इसके रिप्लाई में कैप्टन बोलते हैं वैसे इसमें अजीब क्या है। इसके रिप्लाई में वो लड़की बोलती है कि ये कार्ड हमें कह रही है कि वो बंदा एक एफ रैंकर है। इसके रिप्लाई में कैप्टन बोलते हैं हाँ वो एक रेयर एफ रैंकर पेशेंट है। इट इज ए सेम, अगर वो एक ई रैंकर होता तो उसे डिसेबिलिटीज बेनिफिट्स मिलते गवर्नमेंट की तरफ से। इसके रिप्लाई में वो लड़की बोलती है सोहो के कार्ड को देखते हुए नहीं वो सिर्फ एक एफ रैंकर है, मतलब वो सिर्फ एक एवरेज पर्सन है, लेकिन कैसे एक एफ रैंकर एक पोर्टल के थ्रू से आना मैनेज कर पाया। आर यू श्योर
कि ये सही है? इसके रिप्लाई में कैप्टन बोलते हैं ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि वो बंदा लकी हो और ये हर समय एक बार तो होता ही हो। जैसे ये भी तो हो सकता है वो इधर उधर टहल रहा हो और लकीली वो एक रिटर्निंग स्टोन के ऊपर से चला गया हो। इसके बाद कैप्टन अपने टैब को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं देखो, मुझे डॉक्टर का ओपिनियन मिल चुका है हॉस्पिटल की तरफ से और तुम चाहो तो इसे पढ़ सकती हो। हाँ, ये देखो, उसे PTSD है। PTSD के बारे में सब लोगों को पता है ना? अगर नहीं पता है तो गूगल में सर्च मार लेना। ये एक कॉमन डिसऑर्डर है जो F रैंक रिटर्नर्स को होता है और ये लड़की उसे पढ़ते हुए बोलती है इसीलिए वो भेड़ियों की तरह एक्ट कर रहा था। इसके बाद वो लड़की सोचने लगती है क्या मैंने वो सब इमेजिन कर लिया था? इसके बाद वो लड़की पूछती है वैसे कैप्टन, क्या ये पार्क सोहो उस रिटर्नर का डॉक्यूमेंट है? इसके रिप्लाई में कैप्टन बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो एक F रैंकर है तो हम लोगों को उसे ट्रीट तो करना ही पड़ेगा ऐसे रिटर्नर अकॉर्डिंग टू द मैनुअल। इसके बाद वो लड़की बोलती है फिर ठीक है, मैं इस डॉक्यूमेंट को आमने सामने मिलके उसे देना चाहती हूँ। इसके रिप्लाई में कैप्टन पूछते हैं वैसे तुम उसे आमने सामने मिलके ये चीज देना क्यों चाहती हो? इसके रिप्लाई में वो लड़की बोलती है मैं खुद से इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोगों से मुझे एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, एक शेयर ज़रूर मार देना, क्योंकि इसके बाद सीन चेंज करके हमें सीधा हॉस्पिटल में सोहो को दिखाया जाता है जो लेटे हुए सोच रहा था मुझे 2 सप्ताह हो चुके हैं और मैं अर्थ में वापस आ चुका हूँ। 100 साल किसी अलग दुनिया में रहने के बाद मैं कैसे भी यहाँ पे वापस आना चाहता था, लेकिन अभी मुझे हर एक चीज़ अनफैमिलियर लग रही है और अभी से मैं कैसे जीऊंगा। और सोहो इसी सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी नर्स उसके लिए खाना लेके आ जाती है। क्योंकि सोहो का पेट पूरी तरीके से खाली था तो वो खाने के ऊपर टूट पड़ता है और सोहो से मिलने के लिए वही लड़की वहाँ पे आ जाती है। और वो लड़की एक चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि अभी के लिए सोहो जानवरों की तरह खा रहा है। इसके बाद सोहो खाते हुए उस लड़की को नोटिस करता है। इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है। वो बताती है कि उसका नाम है सो योंग और वो अवाकनर ब्यूरो से आई है। इसके बाद सोहो बोलता है ये जो स्मेल है और ब्लॉन्ड हेयर, तुम बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही हो। इसकी रिप्लाई में सोयोंग बोलती है जब तुम वापस आए थे जिसे तुमने पहले देखा था मैं वही हूँ। इसके बाद सोयोंग सोचने लगती है डेफिनेटली उस समय वो एक प्रेडिटर था जब वो पोर्टल के अंदर से आया था, लेकिन इस समय लगता है मेरे सेंस करने वाली एबिलिटी थोड़ी सी गलत जा रही है। और सोहो के खाने के बाद उन लोगों की बातचीत शुरू होती है जहाँ पे सोहो बोलता है वैसे ये अवाकनर ब्यूरो है क्या? इसके रिप्लाई में सोयोंग बोलती है वैसे तुम मेरे साथ इतना ज्यादा रूड तरीके से बात क्यों कर रहे हो? इसके रिप्लाई में सोहो बोलता है मेरा जो एज है ना वो 100 साल के ऊपर है। और सोयोंग भी समझ जाती है कि वो सिर्फ एक पेशेंट है। इसके रिप्लाई में सोयोंग बोलती है अवाकनर ब्यूरो एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रिटर्नर्स के हेल्प के लिए बनाया गया है, जिससे तुम भी सोसाइटी में एडजस्ट कर पाओ। और यही सब मटेरियल्स हैं जो अभी के लिए रिटर्नर्स को जानने की जरूरत है। तुम अपना समय ले लो और इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसे पढ़ लो और तुम इसे अभी साइन कर दो, जिससे हमें कॉन्सेंट मिल जाएगा और हम लोग तुम्हारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे। इसके बाद साइन करने के लिए सोहो को एक पेन दिया जाता है तो सोहो उस पेन को सूंघने लगता है और ये देखते हुए सोयोंग पूछती है वैसे तुम हर एक चीज को क्यों सूंघ रहे हो? इसके रिप्लाई में सोहो बोलता है मैंने इस चीज को कभी भी नहीं देखा है और अभी के लिए 100 साल बीत चुके हैं और तुम लोग अभी भी ये सब चीजें यूज करते हो। इसके बाद सोयोंग बोलती है मैंने तुम्हें सिर्फ साइन करने के लिए कहा था, ड्रॉ करने के लिए नहीं। इसके रिप्लाई में सोहो बोलता है उप्स, मुझे माफ कर देना, 100 साल के बाद मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ। सीरियसली तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है? अब देखो यहाँ पे सिर्फ तुम साइन करोगे, ठीक है? इसके बाद सोयोंग सोचने लगती है ये तो सिर्फ एक इडियट है। इसके बाद सोयोंग फिर से गुस्सा हो जाती है क्योंकि सोहो फिर से ड्राइंग करने लगता है। इसके बाद सोयोंग पूछती है वैसे तुमने क्या वहाँ पे ड्राइंग करना सीखा है? इसके रिप्लाई में सोहो बोलता है नहीं, मैं पहले से ही जानता हूँ कैसे ड्रॉ करना होता है। इसके बाद सोयोंग पूछती है वैसे क्या तुमने वहाँ पे और कुछ भी सीखा है? इसके रिप्लाई में सोहो पूछता है वैसे क्या? इसके रिप्लाई में सोयोंग बोलती है जैसे मैजिक या फिर वुडू या फिर मार्शल आर्ट्स। इसके रिप्लाई में सोहो बोलता है नहीं, मैं सिर्फ एक फॉरेस्ट के अंदर रहता था और सरवाइव करने के लिए जो मुझे करना पड़ता था मैं वो करता था। इसके रिप्लाई में सोयोंग हाथ छोड़ते हुए बोलती है मतलब सरवाइव करने के लिए तुमने सिर्फ 10 साल व्यतीत किया वहाँ पे इधर से उधर भागते हुए। इसके बाद सोयोंग सोचने लगती है एक टू रिटर्नर जो पोर्टल के अंदर से बाहर आएगा उसे पहले बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा, उनके डायमेंशनल एनर्जी को चुराना पड़ेगा, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है ये आदमी बहुत पीसफुली
वहाँ पे जिंदा रहा। फिर लकीली इसे एक रिटर्निंग स्टोन मिल गया जिसकी मदद से ये पोर्टल के अंदर से यहाँ पे आ पाया। इसके बाद सोहो बोलता है, नहीं 10 साल नहीं, मैं उस जंगल के अंदर 100 साल तक फंसा हुआ था। इसकी रिप्लाई में सोयोंग बोलती है, अब ना सच में तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, वो 100 साल नहीं था, वो 10 साल था। इसके बाद सोहो इरिटेट होते हुए बोलता है, 10 साल? इसके रिप्लाई में सोयोंग बोलती है, अपने रिकॉर्ड में ही देख लो, जब तुम मिसिंग हुए थे तब साल चल रहा था 2015, अभी तुम रिटर्न किए हो 2025 में, वो भी एक पोर्टल की मदद से। इसे देख के सोहो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या सिर्फ 10 साल बीते थे? इसके बाद सोयोंग सोहो की जो एवाकनर कार्ड है वो उसे दे देती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है, तुम्हारे हॉस्पिटल के जितना भी बिल बना है उसका थोड़ा सा पार्ट इस कार्ड से कम हो जाएगा। अगर तुम इसे घुमा देते हो कहीं तो तुरंत ही रिपोर्ट करना, और ये जरूर श्योर कर लेना कि तुमने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लिया हो। वैसे और एक चीज, जब तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ तो चाहो तो तुम अपनी फैमिली से जाके मिल सकते हो। फेयरवेल देन। और फैमिली की बात सुन के सोहो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ओ माय गॉड, क्या वो लोग अभी तक जिंदा हैं? इसके बाद सोहो सोचने लगता है, मैंने हर एक चीज से अपना हाल छोड़ दिया था। मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि मैं फिर से जब अर्थ में वापस आऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, कोई भी नहीं रहेगा। अभी तो मैं अर्थ में वापस आ चुका हूँ और ये भी एक फैक्ट है कि मैं अपने फॉरेस्ट की फैमिली को पूरी तरीके से गवा चुका हूँ, जिनके साथ मैंने 100 साल बिताया था। मैं अभी के लिए पूरी तरीके से हताश हो चुका हूँ, ना मेरी कोई मदद कर सकता है और अभी के लिए मैं फिर से अकेला हो चुका हूँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है ये सिर्फ मेरी मन की एक कल्पना हो, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ 10 साल ही बीते हैं। इसके बाद सोहो को और एक कटआउट मिलता है जहाँ पे उसके मम्मी पापा दोनों ही मर चुके हैं एक एक्सीडेंट में, लेकिन जिन्हो अभी तक जिंदा है। इसके बाद सोहो वहाँ से भागता है और सीधा ही डॉक्टर बॉल्डाई के रूम में चला जाता है और सोहो को देख के डॉक्टर बॉल्डाई पूछते हैं, क्या हुआ सोहो? इसकी रिप्लाई में सोहो बोलता है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इसकी रिप्लाई में डॉक्टर बॉल्डाई बोलते हैं, व्हाट हेल्प डू यू नीड? इसकी रिप्लाई में सोहो बोलता है, मेरा छोटा भाई अभी तक जिंदा है, मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे अभी यहाँ से जाने दीजिए। इसकी रिप्लाई में डॉक्टर बॉल्डाई बोलते हैं, मुझे नहीं लगता तुम अभी सोसाइटी के अंदर उतना ज़्यादा घुल मिल पाओगे। वेल, मुझे लगता है तुम यहाँ पे रह के अपने भाई के लिए इंतज़ार कर सकते हो। इसके रिप्लाई में सोहो बोलता है, मुझे नहीं लगता आप इस सिचुएशन को अभी के लिए समझ पा रहे हो, मैं यहाँ पे आपका परमिशन लेने के लिए नहीं आया हूँ बॉल्डाई। इसके बाद बॉल्डाई हंसते हुए बोलते हैं, तो फिर क्या, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। इसके रिप्लाई में सोहो पूछता है, कंडीशन? इसके बाद हमें सीन चेंज करके सोहो को दिखाया जाता है एक टैक्सी के अंदर और वहाँ पे वो बोलता है, थैंक्स, मैं आपका ये फेवर कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके रिप्लाई में बॉल्डाई बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ टच में रहना। इसके बाद डॉक्टर बॉल्डाई उस टैक्सी ड्राइवर से बोलते हैं कि वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है तो उसके घर तक सेफली उसे ले जाना। इसके रिप्लाई में टैक्सी ड्राइवर बोलता है, ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद जब वो टैक्सी वहाँ से चली जाती है तो वो नर्स डॉक्टर बॉल्डाई से पूछती है, आपने उसके हॉस्पिटल के बिल को पे किया, उसके लिए कपड़े खरीदे, उसके साथ टैक्सी का जो पेमेंट है वो भी आपने दिया, आप इतना कुछ उसके लिए क्यों कर रहे हो, एक एफ रैंक का रिटर्नर के लिए जिसे ब्यूरो तक अपनाना नहीं चाहती। इसके रिप्लाई में डॉक्टर बॉल्डाई हंसते हुए बोलते हैं, आई गेस मैं उसकी कहानी सुनना चाहता हूँ। और इसे सुन के नर्स पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या आप उसकी बेकार कहानी सुनना चाहते हो, इसलिए आपने इतना कुछ किया? इसके बाद डॉक्टर बॉल्डाई अपने रूम में आ जाते हैं और उस नर्स से बोलते हैं, प्लीज उस ब्रोकन हैंडल को फिक्स करवा लेना। इसके बाद हमें उस हैंडल की हालत दिखाई जाती है। इसके बाद डॉक्टर बॉल्डाई अपने कुर्सी में बैठ के सोचने लगते हैं, 2 बार वो हैंडल ब्रेक हो चुकी है। इसके बाद हमें सीन चेंज करके उसी टैक्सी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे वो टैक्सी ड्राइवर सोहो से बोलने लगता है कि अगर मैं एक एवाकनर होता ना तो मैं ऐसे बेकार जॉब नहीं करता, मैं फील्ड में हंटिंग के लिए चला जाता। इसके बाद सोहो पूछता है, वैसे क्या सियोल में कोई हंटिंग ग्राउंड है? इसके रिप्लाई में टैक्सी ड्राइवर बोलता है, लगता है तुम्हारे दिमाग में बहुत गहरी चोट आई है यंग मैन, सच में आपको कुछ भी नहीं पता है? इसके रिप्लाई में सोहो बोलता है, क्या बोलना चाहते हो, बातों को घुमाना छोड़ो, सीधा सीधा बोलो। इसके रिप्लाई में वो ड्राइवर बोलता है, क्या आपको मेरी ड्राइविंग इतनी ज्यादा ही बोरिंग लग रही है? इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर एक्सप्लेन करता है, 10 साल पहले सिर्फ कोरिया में नहीं
दुनिया के हर एक कोने में हमारी दुनिया में किसी और ही दुनिया का दरवाजा खुल गया और हम लोग उस दिन को द डे ऑफ द ग्रेट डिजास्टर कहते हैं, क्योंकि ये पहला डायमेंशनल कन्वर्जन था। इसीलिए हमारी दुनिया के साथ बहुत सारे दुनिया का कनेक्शन बैठ गया और उनका जो दरवाजा है हमारी दुनिया में खुल गया। इसीलिए उनकी दुनिया से बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आने लगे और उस दिन हम लोगों ने वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन गवा दी और हमारी जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री थी वो इतनी भी काफी नहीं थी कि उन मॉन्स्टर्स को रोक पाए जो लोग हर तरफ से आ रहे थे। कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पे सोल्जर्स कम पड़ रहे थे, इसलिए मर्सनरीज को डिप्लॉय करा जा रहा था। जो लोग डिजास्टर के समय गायब हो गए थे या फिर जो लोग अवाकन कर रहे थे उन लोगों को मर्सनरी लाइसेंस दिया गया और उन लोगों को ये परमिशन दिया गया कि वो लोग मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे। कुछ लोगों ने तो अपना गिल्ड ही बना लिया और हंटिंग से पैसे कमाने लगे। इसके बाद सोहो पूछता है वैसे कैसे एक मर्सनरी बना जाता है। इसके रिप्लाई में टैक्सी ड्राइवर हंसते हुए बोलते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए तो ये बहुत ज्यादा कठिन है। पहले तुम्हें अवाकन होना पड़ेगा, फिर तुम्हें मर्सनरी एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा जो अवाकनर ब्यूरो में होता है। इसके बाद सोहो बोलता है मर्सनरी एग्जामिनेशन सुन के ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर सोहो को उसके लोकेशन में छोड़ के वहाँ से चला जाता है और सोहो उस घर के सामने खड़ा ही हुआ था कि तभी वो विंडो की तरफ देखता है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत विंडो को क्लीन कर रही थी। वो सोहो से पूछती है तुम कौन हो। इसके रिप्लाई में सोहो बोलता है मैं यहाँ पे जुन हो के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कुछ देर तक चुप रहती है। इसके बाद वो बोलती है एक बूढ़ी औरत से तुम इतना ज्यादा रूड तरीके से बात कर रहे हो, लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए बोलती है इस नाम से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता और विंडो को सोहो के मुंह के सामने बंद करके चली जाती है। इसके बाद सोहो वहाँ से जाते हुए बोलता है लगता है ये सही जगह नहीं है। इसके बाद उस विंडो के अंदर से कुछ साउंड वगैरह आ रही थी जहाँ पे वो बूढ़ी औरत बोल रही थी ये बेवकूफ के बच्चे हमें सताना नहीं छोड़ेंगे। बाद कोई और बोलता है ये सब कुत्ते के पिल्ले, ग्रैंडमा आपने जो डरा दिया है ना उसे वो कभी भी और वापस नहीं आएगा। और ये सुनने के बाद सोहो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसके बाद सोहो और भी ध्यान से उन लोगों की बातें सुनने लगता है जहाँ पे वो बूढ़ी औरत बोल रही होती है नहीं गन हूँ वो सब छोड़ो, मैंने डिनर रेडी कर लिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। कितना ज्यादा क्रूअल वर्ल्ड है। उस बच्चे ने क्या गलती की थी। उसके पिता दिन रात काम करते थे लेकिन उससे इतना ही पैसा निकलता था जिससे उनका घर चल पाए। इसके बाद गनहू पूछता है वैसे क्या मेरे पिता कर्जदार थे। इसकी रिप्लाई में वो बूढ़ी औरत बोलती है नहीं तुम पहले खा लो। इसके बाद सोहो लेटर बॉक्स को देखता है जहाँ पे बहुत सारे लेटर्स थे। इसके बाद वो एक लेटर को पिक करता है और देखते हुए सोच लगता है जुन हो एक कर्जदार है। हमारे लॉ के अंदर एक वाइल्डरनेस स्ट्रेंथ है लेकिन जो अर्थ का कानून है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पावर ही सिंप्लीफाई कर सकती है कॉम्प्लिकेटेड को एक सिविलाइज सोसाइटी में, मनी इज पावर। तो भाई लोग वीडियो इतने तक ही रखते हैं। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो तुम्हें क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना है। अगर तुम्हें ऐसे ही चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल में सेट कर दो, क्योंकि अगर तुम लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल में सेट नहीं करोगे तो तुम्हें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।